प्रिय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका एक बार फिर स्वागत है। बने रहिए बैक टू बैक वीडियो में। आप कक्षा 9 के लिए आज फिर मैं आपका जो टॉपिक फिर से बचा हुआ था, हम बीमार क्यों होते हैं, सब कुछ ऐसा बाकी रह गया था टॉपिक उसका। आज हम कारणों के बारे में जानेंगे। आज हम रोग के विषाणु जीवाणु उनके बारे में जानेंगे, कुछ नया उसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर देरी न करते हुए। देखिए, मैंने आपको दीर्घकालिक रोग के बारे में पिछली बार बताया था। यानी मैंने आपसे कहा था कि प्रिय विद्यार्थियों कि जो रोग लंबे समय तक हमारे किसी अंग को प्रभावित करता है, वह रोग जो एक लंबी पीरियड लंबी अवधि तक हमारे किसी अंग को प्रभावित करता है, तो वह दीर्घकालिक रोग कहलाता है। और जैसा कि हम कल्पना कर चुके हैं कि कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित करता है, देखो यहाँ पे, देखो ये रहा, कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग को कार्य को प्रभावित करता है, तो वह हमारे सामान्य स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित रूप से कार्य करना आवश्यक है, लेकिन तीव्र रोग बहुत कम समय लगता है इसके अंदर। उसे सामान्यतः स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए समय नहीं मिलता है, लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता रहता है और बढ़ता रहता है। यानी एक रोग यदि उत्पन्न हो जाता है तो उसके साथ दूसरा रोग भी धीरे धीरे और भी अंग प्रभावित होने लग जाता है। देखिए विद्यार्थियों, उदाहरणतः हमको बता रहे हैं, आपको खांसी जुकाम के विषय में सोचो आप, ये तो नॉर्मल सामान्य था, एक सप्ताह के अंदर ठीक हो जाती है। हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष को प्रभाव इनका पड़ता नहीं है खांसी जुकाम का। लेकिन जैसे फेफड़ों का रोग है, क्षय रोग है, संक्रमित रोग हो जाएं हमारे फेफड़े क्षय रोग से, टीबी बोलते हैं इसे हम, क्षय रोग सामान्य भाषा में टीबी। कई वर्षों तो बीमार होने के कारण वजन कम हो जाता है, शरीर को थकान महसूस करते हैं, तो यह दीर्घकालिक रोग है जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली समस्या की कठिनाई होगी। हमें जो स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि दीर्घकालिक रोग है, समस्या आएगी, हमारी सीखने की क्षमता कम हो जाएगी, हम जो सीख पा रहे वैसा नहीं सीख पाएंगे। इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। अब आते हैं रोग के कारक। देखो, रोग के कारक होते हैं हमारे जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, और भी कई हैं। देखो देखते हैं। अगला प्रश्न ये उठता है कि हमारे शरीर में जो वायरस, हमारा शरीर जो रोग होता है, जैसे पतले वगैरह, छोटे बच्चों को पतले दस्त लग जाते हैं, कई प्रकार के कारक जो मतलब होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका कारक रोग वायरस है। अच्छा, वायरस, इसलिए यह रोग इसका तात्कालिक कारण वायरस है। अगला प्रश्न ये उठता है कि विद्यार्थी वायरस कहाँ से आता है। मान लीजिए पता लगता है कि वायरस दूषित जल पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों में से तो दूषित जल पिया है, तो उसी बच्चे के क्यों लगा, मतलब मेन इफेक्ट क्या है इसका, क्या कारण है कि एक बच्चे से कोई दस्त लग पाया, दूसरे को नहीं लग पाया। देखो, ये भी समस्या है। जैसे मान लो दूषित जल है, कई बच्चों ने पी लिया गया है, उसमें एक बच्चे को दस्त लग जाते हैं और बाकी के नहीं लगते। अब दूषित जल तो उन्होंने पिया है, मगर ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ न हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ है। जब ये बच्चा वायरस संपर्क में आ जाता है तो वायरस तुरंत उसकी बॉडी को इफेक्ट कर लेता है तुरंत, क्योंकि पहले से ये अस्वस्थ था बच्चा, तो वह बीमार हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है? शायद बच्चे का पोषण ठीक नहीं होगा, वह पर्याप्त भोजन नहीं कर सकता होगा, तो पर्याप्त भोजन का न होना ही रोग का दूसरा कारण है। ये आप अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर। दूसरा है, बच्चे के लिए साफ सफाई उपलब्ध क्यों नहीं है। शायद जहाँ बच्चे परिवार रहते हैं वहाँ खराब माहौल रहता होगा, तो इस प्रकार गरीबी और लोक सेवाओं की अनुपलब्धता से बच्चे की बीमारी के तीसरे स्तर का कारण हो सकता है। संक्रामक और असंक्रामक रोग। देखो विद्यार्थी, संक्रामक कारक, अब बोल के जा। देखिए, संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग में अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं, जो रोग जिनके तात्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे रोग जिनके होने का तात्कालिक जो कारण है वो सूक्ष्म जीव, छोटे जीव हैं, उन्हें कहते हैं संक्रामक रोग। इस कारण सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और यह कारण होने के कारण और इसके कारण होने वाले रोग के साथ फैल जाते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको अच्छे से।
चैप्टर इजी है, आपको थोड़ा मतलब ढूंढना पड़ेगा प्रश्नों के उत्तर। और कुछ असंक्रामक रोग होते हैं। अब देखिए हम आ जाते हैं आपके संक्रामक रोग पर। संक्रामक रोग, हमने देखा जीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया गया है। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर कर सकते हैं। रोग उत्पन्न होने वाले जीव इनमें से कुछ अनेक वर्गों में के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई यानी कवक, कुछ एक कोश की जीव प्रोटोजोआ है, कुछ रोग बहुकोश के जैसे अनेक प्रकार की कृमि से होते हैं। अब देखिए वायरस से होने वाले सामान्यतः रोग खांसी जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, ये आपको नोट करना है, अंडरलाइन करना है। वायरस से होने वाले रोग डेंगू बुखार है, एड्स, एआईडिस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एआईडीएस। कुछ रोग है टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया रोग है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, कालाबाजार रोग आदि हो जाते हैं कालाजार रोग वगैरह। इसी प्रकार उदाहरणतः सभी वायरस जो है परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ही ऐसा कम होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई के गुण अत्यंत तेजी से आपके संक्रमित हो जाते हैं, वृद्धि करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको चित्र दिए हुए हैं। संक्रमित रोग फैलने के साधन देखिए। अब हमारे शरीर में जब रोग हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ आपको, एक सेकंड। रोग फैलने के साधन देखो। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? बहुत से सूक्ष्म जीव कारक रोगी के अन्य स्वस्थ मनुष्य में विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। इन्हें संचारी रोग कहते हैं, मतलब संचरण का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, संचारी रोग कहते हैं। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है। जैसे वो छींकता है, उसके जो जीव है वो दूसरे सामने वाले के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। तो जैसे खांसी करता है कोई, छोटे छोटे बूंद बाहर से मुंह से निकलते हैं तो वो अब चले जाते हैं, तो इस प्रकार दूसरे व्यक्ति के भी वो रोग हो जाता है, खांसी हो जाती है, उसे संक्रमण रोग होता है। सामान्यतः जुकाम, खांसी जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण हैं। खांसी जुकाम जैसे वायु द्वारा फैलते हैं, निमोनिया वायु द्वारा, क्षय रोग, टीबी वगैरह। तो जहाँ पर अधिक भीड़ होगी वहाँ पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होंगे। जब भीड़ में जो भी अधिक भीड़ होगी तो वहाँ पर हवा द्वारा ज़्यादा रोग फैलेंगे। जल द्वारा भी रोग फैलते हैं, जल द्वारा भी रोग फैलते हैं। जब संक्रमणीय रोग यथा हैजा से ग्रसित रोग अपशिष्ट पेयजल मिल जाते हैं तो उससे स्वस्थ व्यक्ति भी व्यक्ति अनजाने में बीमार हो जाते हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाते हैं उससे। देखो यहाँ पर देखो, वायु से वाहित रोगों का संक्रामक दे रखा है आपको। वायु से वाहित रोगी संक्रामक के आसपास व्यक्ति खड़े हुए अधिक संभावना होती है। यहाँ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में, रोशनदान घरों में अधिक संभावना होती है। जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर है, अब ये छींक रहा है तो देखो आसपास के एरिया के अंदर बूंदे केंद्रक मिनटों में, घंटे में वायु में निकल कर प्रवेश कर रही है, रोशनदान में अंदर प्रवेश कर जाती है घरों में। कुछ बूंदे सेकंड में ज़मीन पर गिर जाती है, कुछ बूंदे ऊपर की ओर चल जाती है छींक में। तो इस प्रकार ये है। तो देखिए लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, लैंगिक क्रियाओं से भी होता है। जैसे एड्स वगैरह है, संपर्क से फैलता है। एक साथी का दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाता है, तो बचाव ही उपचार है। तो सेफ्टी आपको रहनी है, सेफ्टी आपको रखनी है। एड्स से संपर्क के माध्यम से यह फैलता है, न कि हवा से, है ना। हवा द्वारा यह रोग नहीं फैलता है, संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो एड्स का स्थानांतरण संक्रमित रोग होता है, एआईडीएस। ये क्या होता है कि एआईडी से ग्रसित व्यक्ति रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए अथवा गर्भावस्था में रोगी माता अथवा शिशु में स्तनपान द्वारा संपर्क में। हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जिससे हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं। हमारे वातावरण में बहुत सारे जीव रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचारित होते हैं। ये मध्यस्थ काम करते हैं, इन्हें रोग वाहक वेक्टर कहते हैं, यानी रोग को ले जाने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उन्हें कहते हैं रोग वाहक। जो मध्यस्थ मिड पॉइंट, मिड कड़ी का कार्य करते हैं।
ठीक है विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर रोग संक्रमण कुछ सामान्य तरीके दे रखे हैं चित्र में आपको। देखो ये स्वस्थ व्यक्ति है, ये संक्रमित व्यक्ति है। अब ये कोट पहन रहा है, ये चाय पी रहा है, गिलास ले रहा है, इसका उपयोग किसी दूसरे ने कर लिया है। यहाँ पर देखो इसको मच्छर ने काटा, मच्छर में इसने पानी भोजन द्वारा पानी वगैरह पिया, वो पानी गिलास वगैरह उसका उपयोग दूसरा कर लेता है कोई। यहाँ पर देखो ये व्यक्ति इसने हाथ मिलाया, ये संपर्क में आए हुए हैं, तो ये संपर्क में आते ही आपके ये जो स्वस्थ व्यक्ति है जो आपका संक्रमित हो जाएगा। संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित, तो व्यक्तिगत संपर्क भी हो रहा है, वायु द्वारा ही फैल रहा है, परोक्ष द्वारा फैलता है, भोजन द्वारा, मच्छर, कीट, रेबीज के जीवाणु, कुत्ते का जो है ना, कुत्ते की लार में जीवाणु पाया जाता है, रेबीज रोग होता है कुत्ते के काटने से या कुत्ते से। ठीक है, तो अब विशिष्ट अंग हमारे पास हैं इस प्रकार, और इन रोग से बचने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जो हमारे रोग हैं इससे बचने के लिए हमें उपाय भी करने चाहिए। संक्रामक रोगों से उपचार के भी उपाय हैं बहुत सारे। संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय हैं। तो देखो, रोग को प्रभाव कम कर दें, दूसरे रोग के कारण समाप्त कर दें। लक्षण प्राय शोध के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द, सिर दर्द, दस्त को कम से कम करने के लिए हमारे तो हम क्या कर सकते हैं, दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। और देखो, सूक्ष्म जीव को समाप्त जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे। सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा। इस प्रकार इनके मतलब आपको उपाय हैं रोगों से बचने के लिए जो आपको देखने हैं। कुछ औषधियाँ भी हमारे पास, दवाइयाँ वगैरह हैं जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया के संश्लेषण मार्ग को रोक सकती है। एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक काम में लेते हैं जो डॉक्टर के माध्यम से हमारे शरीर में डाली जाती है। मलेरिया की परजीवी प्रोटोजोआ को मारती है। इस प्रकार कई वायरस भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं जो अपनी जीवन क्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग भी करते हैं वायरस। तो एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं, हमारे कुछ एंटीवायरल औषधियाँ उपलब्ध है ये वाला। इसके लिए निवारण के सिद्धांत भी हमारे पास कुछ हैं। सही उपचार होने के लिए रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरी यह है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों के रोग फैलाने का स्रोत न बन जाए। इसके उपरोक्त कठिनाइयों और बढ़ जाती है, इसलिए रोगों का निवारण करना उपचार से भी अच्छा है। एक सामान्य तथा दूसरी रोग विशिष्ट, यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हमें सुगमता होगी। यानी कोई रोग फैल रहा है, उनकी विधियों को हम जानते हैं तो हमें सुगमता होगी उसे पहचानने के लिए। वैसा कार्य हम नहीं करेंगे जिससे हमारा रोग फैल जाए। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार ये आपका है पाठ है आपका। कुछ इसके अंदर हमने क्या सीखा, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके यहाँ पर हैं, थोड़े से आपको देखने हैं हमने क्या सीखा। यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सामने। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक मानसिक जीवन का एकाग्र समन्वय अवस्था रहती है। किसी भी स्वस्थ उसके भौतिक, पर्यावरण और आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। रोगों की अवधि के आधार पर इसे तीव्र और दीर्घकालिक रोग 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएंगे आपके, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। आप कोशिश करें अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। आप जब भी पढ़ें आप उसको एक बार बटन दबा दें सब्सक्राइब का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी। आपको असाइनमेंट इसके सेंड कर दिए जाएंगे और आप इनके असाइनमेंट को करके हमारे पर्सनल नंबर पर कॉपी कर भेज दें ताकि हम आपकी समस्या का कोई भी समाधान वो कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।